नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसे कवर करते हुए रिपब्लिक भारत उरी विधानसभा में पहुंचा है। उरी वो जगह है जो कि एलओसी से सटी हुई है। कमांड पोस्ट पर हम मौजूद हैं। जब इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें घोषित की गई तो उसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की सीटों की भी घोषणा की गई थी। हालांकि विधानसभा के चुनाव जरूर 90 सीटों पर हो रहे हैं। कमांड पोस्ट से पीओके की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। जिस जगह में खड़ी हूँ ये NH-44 के नाम से जाना जाता है और दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो वहां से जगह शुरू हो जाती है पीओके की, जहां पर चेक पोस्ट भी बनाया गया है और दूसरी तरफ वो घर की तस्वीरें भी जरूर दिखाइएगा। पीओके के जो घर है वो भी वहां पर बने हुए हैं, पूरा रोड वहां पर बना हुआ है, यानी कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़े हुए आपको पाकिस्तान के नज़ारे जो है वो भी हम यहाँ से दिखा देते हैं। अब जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो जोर शोर से मुद्दा पीओके को लेकर के भी उठा था। वही ये पीओके है, नेशनल फ्लैग वहां पर फहराया जा रहा है। वो तस्वीर भी आप देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो कि नेशनल फ्लैग वहां पर फहराया जा रहा है और यहाँ से लगभग 52 किलोमीटर दूर है मुजफ्फराबाद और इसी के साथ इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी है वो 200 किलोमीटर दूर है। अब आने वाले वक्त में क्योंकि पीओके को लेकर के जिस तरीके से सीटों की घोषणा की गई थी, ऐसे में कयास भी लगाए गए कि क्या वहां पर हिंदुस्तान की तरफ से कभी वहां इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब उरी विधानसभा में जहां पर हम मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि उरी विधानसभा जो कि एलओसी से लगता है, वहां पर लोग इन चुनावों को लेकर के क्या राय रखते हैं। कश्मीर का ये आखिरी गांव ग्वालता है जो कि उरी में आता है। उरी विधानसभा से सटे हुए इस गांव में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ से पीओके भी देख सकते हैं और कश्मीर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप लास्ट विलेज में रहते हैं तो यहाँ से आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी देख सकते हैं। किस तरीके की भावनाएं यहाँ एलओसी पे खड़े होकर के उमड़ती है यहाँ के लोगों के मन में, सबसे पहले वो होता है। मैम, मैं यहाँ लास्ट आखिरी गांव का रहने वाला हूँ, तो यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब शिलिंग होती है। उस टाइम बड़ी दिक्कत आती है। इधर यहाँ की कैजुअलिटीज़ होती हैं और यहाँ के खासकर जो अपने फौजी जवान हैं ये दिन रात इधर खड़े रहते हैं और इनको भी दिक्कत आती है और सिविल को भी दिक्कत आती है। तो इसलिए अब जो ये इलेक्शन हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है कि इसमें थोड़ा सफलता मिलेगी, अब कानून बनेगी। ऐसे क्या मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो होनी चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं कि शेलिंग होती है तो यहाँ पर दिक्कतें होती है आम लोगों को भी। सबसे पहले इधर ज़रूरी चीज़ है कि इधर बैंकर्स होने चाहिए। ये देखो आपके सामने इधर गांव में कितने क्लोज रहते हैं मकान वाले, तो इनको कोई बैंकर नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ की कि इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी हमारी फौज रहती है और इनको भी इधर बैंकर की ज़रूरत है। कोई बैंकर नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ यही है इधर उरी, क्योंकि वैसे भी सबसे ज़्यादा माना जाता है कि सेंसिटिव जोन है। अब यहाँ पर जब आप आखिरी गाँव में रहते हैं ग्वालता में, किस तरीके की समस्याएं होती हैं इस आखिरी गांव में? समस्या यहाँ बेसिकली आप यहाँ पर ही देख लें, मेन जो होता है डेवलपमेंट के लिए वो रोड है और यहाँ पर इस रोड को गिरे हुए 1 साल होने के करीब है। इसको बनाने के लिए जो ये रोड है ग्रिफ के अंडर है, इसको बनाने के लिए ग्रिफ ने आज तक कोई कदम, एक दीवार देनी थी वो नहीं दे सके। और बाकी जो अभी इन्होंने बताया जो समस्या है यहाँ पर, आज 5G चल रहा है सारी इंडिया में, लेकिन ये एक लौता ऐसा गांव है जिसमें आज तक नेटवर्क नहीं लगा। नेटवर्क नहीं है यहाँ पर? ना। यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये रिज है एक, आप यहाँ पर पहुँचो आपको नेटवर्क चलेगा। यहाँ से आप थोड़ा आगे जाओ लगभग 20 मीटर दूर तो आपको नेटवर्क कट हो जाएगा। ना BSNL, कोई एयरटेल वगैरह। अभी एक नेटवर्क लगाया है, अभी तक चालू नहीं हुआ। पीछे जो आप गांव देख रहे हैं ये ग्वालता है जो कि कश्मीर का आखिरी गांव है, उरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ की हालत काफ़ी ख़राब है, रोड पूरे तरीके से टूटे हुए नज़र आते हैं। 6 किलोमीटर ऊपर अगर किसी को जाना है तो पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी और अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उससे चारपाई पर लेकर के आना होता है। एलओसी के निकट गाँव की ये हालत है जहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा है लेकिन लोगों की जो ज़रूरतें है वो नहीं है। आपके गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता है, आप लोग कैसे ऊपर नीचे आते हैं? मैम, उसको चारपाई पे, यहाँ से 6 किलोमीटर ऊपर हमारा लास्ट एंड गांव है, वहाँ से उसको चारपाई पे लाना पड़ता है। और पिछले लगभग 1 साल पहले हमारे यहाँ 2 लेडीज़ की डेथ भी हुई है और पिछले 10 साल से हमारा ये PMGSY डिपार्टमेंट ने ये रोड बनाई थी और वो रोड बंद होने की वजह से हमारी 2 लेडीज़ की डेथ भी हुई। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ रोड का काम शुरू हुआ है। अच्छा, और यहाँ पर कोई स्कूल है?
हाँ स्कूल तो हैं, पर गांव में है। हाँ गांव में स्कूल तो हैं, मगर स्कूलों की बुरी हालत है। देखो उनकी ना बिल्डिंग्स प्रोवाइड नहीं है की हैं गवर्नमेंट ने, जो बच्चे हैं वो घरों में पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ हाई स्कूल है उसकी बिल्डिंग की बुरी हालत है, ना वहाँ कोई टीचर है। ऑल सब्जेक्ट्स जो हैं वैकेंट रहते हैं बच्चों के, मैक्सिमम 10th क्लास तक। तो आपको पता है 10th में बोर्ड होता है, तो जो भी मैक्सिमम रहते हैं बच्चों के सब्जेक्ट वो वैकेंट रहते हैं, कोई टीचर यहाँ पढ़ाने वाला है नहीं। अच्छा, आप लोग क्योंकि एलओसी के निकट रहते हैं, बंकर को लेकर के क्या व्यवस्था है? मैम बंकर तो यहाँ पे बहुत कम है। लास्ट टाइम ब्लॉक ने दिए थे 3 से 4 बंकर, तो वही हैं। तो उसके बाद तो जो लास्ट ऑलमोस्ट अर्थक्वेक के टाइम 2005 में जो बने थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो उसके बाद तो यहाँ पे कुछ भी बंकर का हुआ नहीं। हमने हमेशा इस चीज़ को लेके बात की कि बंकर्स होने चाहिए हमें, बट गवर्नमेंट स्टिल प्रोवाइड नहीं कर रही हमें। कश्मीर के आखिरी गांव ग्वालता में हम मौजूद हैं। यहाँ पर बंकर्स बनाए गए हैं क्योंकि एलओसी से सटा हुआ एरिया है। अब उरी में जब ये गांव है तो वहाँ पर जो बंकर्स बनाए गए हैं उनका आप हाल देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि हाल बेहद ख़राब है और पूरे गाँव में मात्र 4 बंकर हैं। अब इन 4 बंकर में भी अंदर स्थिति अच्छी नहीं है और एलओसी से सटे गांव में रहने के बावजूद अगर बंकर्स की हालत ऐसी है तो आप समझ सकते हैं। आप बताएं कि एलओसी से आप बिल्कुल सटे हुए गांव में रहते हैं, आखिरी गांव भी है आपका ये कश्मीर का। इस तरीके के बंकर्स और कितने हैं? इस तरीके के बंकर 3 से 4 होंगे मैम टोटली इस गांव में, यानी कि 1500 से ऊपर की आबादी है यहाँ पे। टोटल 4 बंकर्स हैं। 4 बंकर्स में इतना मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। टोटल इसमें 5 से 6 आदमी आने की इसमें कैपेसिटी है बस। और यहाँ पे जब शेलिंग का होता है, आज तो सीज़ फायर है, बड़ा टफ है यहाँ पे रहना, सरवाइव करना। शेलिंग वगैरह कभी हुई, यहाँ लोगों को नुकसान हुआ? हाँ मैम, नुकसान क्यों नहीं हुआ। हमारे घर में कम से कम 2-3 गाय मर गई, भैंस मर गई। यहाँ पे अपने हमसाए में 2-4 आदमी मर गए। अच्छा। जी हाँ, कज़न ये हमारे साथ इनकी कज़न सिस्टर थी, वो एक्सपायर हो गई ऑन स्पॉट ही। कब की घटना है ये? ये मैम 1998 की, जब करगिल वार हुआ था उस वक्त। उसके घुसपैठ की थी आतंकियों ने इधर? नहीं, हाँ। ये उस वक्त ये आरटी शीलिंग होती थी। मैं जब करगिल वार हो रहा था उस वक्त चारों तरफ से यहाँ पे आरटी शीलिंग होती थी। उस वक्त हमें रहने के लिए, अभी तो टीन वाले मकान है, उस वक्त हमारे पास कच्चे मकान हुआ करते थे, हम उसमें बच जाते थे। अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें फैसिलिटी दी गई थी बैंकरों की, और जो कि हमारे एक मोहल्ले में कम से कम हमें जो वार्ड 1 जैसे हमारे वार्ड आते हैं, वार्ड में हमें कम से कम 10 बैंकर की ज़रूरत है। वहाँ पर 1 बैंकर्स दिया गया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 आदमी रहेंगे। इसके अंदर की हालत देखी जाए तो उसमें रहने काबिल नहीं है। ऐसे मजबूरी उसमें जाना पड़ेगा थोड़ा सर छुपाने के लिए। 70 के दशक से लेकर के 2008 तक उरी विधानसभा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है, लेकिन 2008 में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव हार गई थी और 2014 में हालांकि चुनाव अपने नाम भी किया था। अब जब 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर वही दबदबा कायम करने की कहीं ना कहीं चुनौती भी है। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही आप उरी में प्रवेश करेंगे तो उरी विधानसभा में चुनावी माहौल अलग नजर आ जाएगा। डॉक्टर सज्जाद शाफी जो कि आज से उम्मीदवार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनसे बात करते हैं। आपने यहाँ पर यूथ कन्वेंशन बुलाया हुआ है, आपको लगता है कि यूथ इस बार घर से बाहर निकल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने वाला है? बिल्कुल, आपने देख लिया ये सारा यूथ का सैलाब है और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 हिस्से हैं, हमारी 2 तहसील्स हैं, बोनियार और उड़ी। आप आगे भी जाएंगे उड़ी देखेंगे, उड़ी और बोनियार का कन्वेंशन हमने आज बोनियार में रखा है। और आप नौजवानों से मिलिए, ये सिर्फ नौजवानों की फ़ौज है। और इस बार जम्मू और कश्मीर के नौजवानों ने ये फैसला किया है कि वो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जो हमेशा नौजवानों के बारे में उन्होंने सोचा है। मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, नहीं रखता हूँ, लेकिन यहाँ पर 4000 PhD लड़के हैं जो घरों में बेकार हैं। मैंने 3 साल कॉलेजों में एज कंट्रेक्चुअल काम किया, यहाँ कोई जॉब वैकेंसी नहीं है। फिर 4000 बच्चों ने ये तय किया हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि सारे पावर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के पास होते हैं, जो भी गवर्नमेंट बनती है। अगर हमें आवाम की खिदमत करनी है, गरीब लोगों की खिदमत करनी है, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए। यहाँ 70 साल से सिर्फ 2 पार्टीज आई, या तो PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस। किसी भी नए युवा को आने नहीं दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया गया, फोर्स का इस्तेमाल किया गया युवाओं को रोकने के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं युवाओं को स्पेस मिल रही है कि वो फील्ड में आएंगे और अपनी बात लोगों तक रखेंगे। उरी विधानसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ की सियासी नब्ज टटोल रहे हैं। अगर हम उरी की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा यूथ कन्वेंशन बुलाया गया है, क्या इससे फायदा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को?
पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं उड़ी में, हमने ये बोनियार में चिल्ड्रन पार्क में यूथ कन्वेंशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं जिस तादाद में यहाँ नौजवान जमा हुए हैं उनका यही ऐलान है अपोजिशन के लिए कि हमने डॉक्टर सजाद शफी उड़ी को अपना नुमाइंदा चुन लिया है और अपोजिट साइड के लिए ये आज यहाँ से पैगाम है और लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि 1 तारीख को वो अपना कीमती वोट अवलीन फुर्सत में डॉक्टर सजाद शफी साहब के हक़ में दे के और 8 तारीख को जब बुक्स खुलेंगे तो इतनी बड़ी मार्जिन से जीत होगी। बारामूला डिग्री कॉलेज से लेके दोलांजा तक जो जश्न का सैलाब होगा। आपके गांव में क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे गांव में एक तो सबसे पहले बेरोज़गारी है, जो यंग युवा हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, एजुकेशन मस्ट है, बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं। दूसरा लाइट का है, प्रोजेक्ट हमारे पास उड़ी 1 है, उड़ी 2 है, हमें पावर जो है बिल्कुल कट है। उसके बाद ड्रग्स की तरफ दुनिया बढ़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है युवा कहाँ जा रहे हैं। अभी हाल जो बाहर से आए हैं ताजमुद्दीन सब जैसे वो आकर यहाँ पे वादे करके बाद में आउट हो जाते हैं, यहाँ से कठुआ वापस चले जाते हैं। इसलिए हमने डॉक्टर सजाद साहब को चुना हुआ है। उरी अपने आप में बेहद खूबसूरत है, जहाँ एक तरफ पीर पंजाल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ झेलम नदी बहती है। एलओसी के सबसे निकट है और ऐसे में एलओसी के सबसे निकट होने की वजह से सुरक्षा के लिहाज से भी कड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती है। अब क्योंकि चुनावों का वक्त है और चुनावी हाल लेने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। किस गाँव से आते हैं आप? मैं तहसील उड़ी और मैन टाउन का रहने वाला हूँ। मेरा नाम खुर्शीद बांडे है। अगर आपके गांव की हम बात करें तो आपके गांव में किस तरीके से परेशानियां हैं और वो परेशानियां किसके आने से अब सुलझेंगी? इस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की परेशानियां हैं, स्पेशली नौजवानों की परेशानियां हैं। बेरोज़गारी 370 के बाद अरूज पे है। कोई भी सरकार 10 साल से जो सरकार रही नहीं, उसका इतना बहरान जो आज के नौजवानों को देखने में मिल रहा है, ये उस बेरोज़गारी की कड़ी जो देख रहे हो आप सड़कों पे, नौजवान ड्रग्स में मुब्तला, शराब में मुब्तला है, घर की परेशानियों में मुब्तला है। 2 पैसे 2 आने के लिए इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर का नौजवान तरस रहा है। पूरी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के लोग पूछते हैं, आप खुद भी युवा है, आपको लगता है कि यहाँ पर उस तरीके से रोज़गार नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए? सही बात है। मैं भी पीजी बीएड हूँ, बेकार बैठा हूँ, बेरोज़गार बैठा हूँ। वजह यही है, आज 14 साल से हम पीस रहे हैं, न कोई मुलाजमत है, न कोई नौकरियाँ, न किसी मतलब युवा यूथ आप देख रहे हैं सारे पढ़े लिखे हैं, सारे बेकार बैठे हुए हैं। सारे खोखले वादे दावे के इन्होंने कहा हम लगाएंगे, ये करेंगे, कुछ किसी के साथ कुछ नहीं किया इन्होंने। आज तक सबको नज़रअंदाज किया इन्होंने। यहाँ पे रोज़गार सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी रोज़गार है। उसके बाद हमारे ये रोड के मसाइल हैं, रोड भी यहाँ ठीक नहीं है। बेरोज़गारी उरूज पे है, ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम हो नहीं रही है। अब जैसे कि लंबे वक्त बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो थोड़ी उम्मीद जगी है कि अब हमारी समस्याएं सुलझ सकती है। हाँ, हो सकता है। अगर ये हुआ तो इंशाल्लाह इससे हो सकता है कि हमें उम्मीद है कि अब होने वाला है, होगा, आगे होगा ये सब कुछ। तो जम्मू कश्मीर में आप जहाँ पर भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनका एक ही मसला है और वो मसला है बेरोज़गारी का। लोगों का कहना है कि रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से युवा ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर रोज़गार मिलता है तो हम आगे विकास की तरफ भी बढ़ पाएंगे। उरी विधानसभा में तीसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जैसे ही बात उरी की आती है तो जहन में तारीख याद आती है 18 सितंबर 2016 की। वो तारीख जिसने देश से 16 जवानों को अलग कर दिया, वो तारीख जिसने 16 जवानों को हमसे छीन लिया और उसकी वजह थी पीओके पार करके आतंकवादियों की वो घुसपैठ, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। हालांकि इस पूरे अटैक के बाद 10 दिन बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और आतंकी के ठिकानों को तबाह किया गया था। ऐसे में जब आप उरी में मौजूद हो तो आपके जहन में वो यादें ताजा हो जाती हैं। बारामूला जिले की उरी विधानसभा सीट है ये और नौशेरा गांव है। आतंक की सबसे ज्यादा कहानियां सुनने को मिलती थी नौशेरा और उरी से, लेकिन अब यहाँ पर माहौल क्या है और इसी के साथ चुनावी माहौल क्या है, रिपब्लिक भारत की टीम लगातार ग्राउंड पर पहुंच करके इसे समझने की कोशिश कर रही है। नौशेरा में लोगों से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि भौगोलिक स्थिति के साथ साथ यहाँ से सटी हुई एलओसी के लेकर के लोगों के मन में क्या है और एलओसी से जिस तरीके की घुसपैठ पहले हुआ करती थी, क्या अब भी वही बरकरार है। यहाँ पर अभी बहुत लंबे वक्त के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि 10 साल के बाद हो रहा है, 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। इससे पहले भी हम परेशानी हैं, जैसे हमारे हालात हैं कश्मीर है, इसमें गुर्बत बहुत है और बिजली का फीस जो है ये हद से अलावा आता है, वो पावर भी नहीं रहता है।
बाकी हो गया ये हस्पताल की फैसिलिटी भी नहीं है हमें। यहाँ प्रेशर देखने, अगर प्रेशर होगा 1 बजे के बाद देखने वाला नहीं होता है कोई। सड़क पड़क की तो दूसरी बात है, तो बाकी तो हर रंग परेशानी, बेकारी भी बहुत है, जवान बच्चे हैं घर में, कोई काम नहीं है, तो क्या करें अब। बहुत कम है, मुलाजिम इतने नहीं है मैम, यहाँ ज़्यादा मजदूरी भी नहीं है। अब काम जो फैक्ट्री ये कहता था मोदी साहब की यहाँ फैक्ट्रियाँ डालेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कहने में आता है सब, किया कुछ नहीं। सड़क वड़क थी तो दूसरी बात है, वो तो अपनी वोटों के लिए होता है इनको। अगर मतलब ऊपर गांव है, बहुत बड़ा गांव है, ऊपर तो सड़क इनको लेनी ही लेनी है, क्योंकि वोट कैसे लेंगे, ये प्रचार कैसे करेंगे, तो उस हालत में हम सब पीछे हैं। हाँ, ये कहने में आता है कि इस टाइम में ये बहुत कहते हैं कि वो करेंगे, ये करेंगे, वोट दे दो। मुख्तलिफ पार्टियाँ आती है, एक ही पार्टी नहीं है, 4-5 पार्टियाँ यहाँ। अब मसला यही है कि बेकारी बहुत है, जवान बच्चे घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है।